मैं अरुण भारद्वाज। साथियों नमस्कार। जीवी यथार्थ एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबकी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और हम CET 10+2 के बारे में बात कर रहे थे। गत क्लासों में हमने इसके ऊपर परिचर्चा की और उस परिचर्चा में भारत के भौतिक प्रदेश में हिमालय जो पर्वतीय प्रदेश है या उत्तर भारत का हिमालय पर्वतीय प्रदेश है उसके बारे में विधिवत तरीके से अध्ययन किया। हिमालय पर्वत श्रेणी के निर्माण के बारे में हमने अध्ययन किया, उसकी भौगोलिक संरचना के बारे में, उसके डिवाइजेशन के बारे में। तो ये सब बातें गत जो क्लास थी, प्रीवियस क्लास थी, उसमें कर चुके हैं। अब मुख्यतः हम ट्रांस हिमालय का अध्ययन करेंगे। तो आज की जो क्लास होगी, जो 4 समानांतर श्रेणियां पाई जाती हैं, उन 4 समानांतर श्रेणियों का निर्माण अलग अलग युग में हुआ प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जो कि आधुनिक समय में सर्वाधिक प्रभावी एवं तर्कसंगत है, उसके आधार पर सबसे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। और फिर उसके पश्चात महान हिमालय का, मध्य हिमालय का और शिवालिक हिमालय का। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो इस तरीके से हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हिमालय में हम किसका अध्ययन करेंगे? ट्रांस हिमालय का। किसका करेंगे? ट्रांस हिमालय का। किसका? ट्रांस हिमालय का। देखिए साथियों, हमने प्रीवियस क्लासेस के अंतर्गत बहुत सारी बातें की थी कि कौन कौन से फॉल्ट पाए जाते हैं, किस तरीके से प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आधार पर हिमालय का निर्माण हुआ, कोवर की भूसन्नति की अवधारणा और इधर प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के बारे में चर्चा की। किस तरीके की चट्टानें पाई जाती हैं, हिमरेखा कहाँ है, किस तरीके की वनस्पति पाई जाती है। अब बेसिकली हम एक एक पार्ट का अध्ययन करेंगे, जिसमें ट्रांस हिमालय। तो देखिए, ट्रांस जो हिमालय है वो मुख्यतः कहाँ स्थित है? तिब्बत में। कहाँ स्थित है? तिब्बत में। कहाँ स्थित है? तिब्बत में। अब तिब्बत में स्थित होने के कारण इसको क्या कहते हैं? तिब्बत हिमालय। क्या कहते हैं? तिब्बत हिमालय। क्या कहेंगे? तिब्बत हिमालय। क्या कहेंगे? तिब्बत हिमालय। और दूसरा, जब हम बात करते हैं कि ये इसका निर्माण किस में हुआ? टैथिस भूसन्नति में। किस में हुआ? टैथिस भूसन्नति। टैथिस भूसन्नति में हुआ। तो इसको हम क्या कहते हैं? टैथिस हिमालय। कहाँ क्या कहते हैं? टैथिस हिमालय। क्या कहते हैं? टैथिस हिमालय। टैथिस हिमालय। टैथिस हिमालय। टैथिस हिमालय। और महान हिमालय जो है और मध्य हिमालय है और शिवालिक हिमालय से पार पाया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? पार हिमालय। और भी क्या कहते हैं? पार हिमालय। क्या कहते हैं? पार हिमालय। अब साथियों, हम बात करते हैं कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। तो ट्रांस हिमालय की औसत जो ऊंचाई है वो कितनी है? 5000 मीटर। कितनी है? 5000 मीटर। कितनी है? 5000 मीटर। यहाँ तक क्लियर है? इसमें कैसी चट्टानें पाई जाती हैं? तो देखिए, कल हम चर्चा कर चुके कि हिमालय के भूगर्भ में क्या पाई जाती हैं? आग्नेय और कायांतर। हिमालय के भूगर्भ में कैसी चट्टानें पाई जाती हैं? भूगर्भ में आग्नेय और कायांतरित चट्टानें क्या पाई जाती हैं? चट्टानें। और ऊपरी भाग में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। कैसी चट्टानें पाई जाती हैं? ऊपरी भाग में क्या पाई जाती हैं? अवसादी चट्टानें। क्या पाई जाती हैं? अवसादी चट्टानें। ये अवसादी चट्टानें कैसी होती हैं? मुलायम होती हैं। कैसी होती हैं? मुलायम होती हैं।
खूब विस्तृत चर्चा कर चुके, क्योंकि भूगर्भ में क्या है, आग्नेय और कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं, जबकि ऊपरी भाग में क्या पाई जाती हैं, अवसादी चट्टानें या मुलायम चट्टानें। इसीलिए सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, भूस्खलन होता है। हिमालय में भूस्खलन क्यों होता है, क्योंकि ऊपरी भाग में क्या पाई जाती है, अवसादी चट्टानें पाई जाती है। अब साथियों देखो, हमने पूर्व की क्लासेज में अध्ययन किया कि इसका निर्माण कब हुआ है, सोनोजोइक महाकल्प में। कब हुआ, सोनोजोइक महाकल्प। और युग कौन सा है, युग था टर्सरी युग। कौन सा था, टर्सरी युग। टर्सरी युग, जिसे हम क्या कहते हैं, तृतीय कल्प। क्या कहते हैं, तृतीय कल्प। तृतीय कल्प, यहां तक क्लियर है। और विश्व के अंदर पर्वत निर्माण की कितनी प्रक्रिया पाई जाती हैं, 4 हलचल विश्व में पर्वत निर्माण की पाई जाती हैं। चेनियन हलचल, कैलोडियन हलचल और हर्शियन हलचल और अल्पाइन हलचल। तो ये कौन से प्रकार की है, अल्पाइन क्रम की हलचल है। कौन सी प्रकार की है, अल्पाइन क्रम की हलचल है। अब अल्पाइन क्रम की जो हलचल है तो इसे क्या कहेंगे, नवीन बलित पर्वत श्रृंखला। क्या कहेंगे, नवीन बलित पर्वत श्रृंखला। नवीन बलित पर्वत श्रृंखला। नवीन बलित पर्वत श्रृंखला। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद में जो पार्टिकुलर रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय का निर्माण कौन से युग में हुआ है, फर्स्ट ग्रेड वगैरह, सेकंड ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर में काफी बार प्रश्न पूछा गया है कि ट्रांस हिमालय का निर्माण कब हुआ। तो इयोशीन युग में ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। मेरे साथियों, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि ट्रांस हिमालय का निर्माण इयोशीन युग में हुआ। कब हुआ, इयोशीन युग में हुआ। यहां तक क्लियर है। औसत ऊंचाई कितनी है, 5000 मीटर। और देखिए, महान हिमालय में क्या पाई जाती हैं, पूर्ववर्ती नदियां। महान हिमालय में क्या पाई जाती हैं, पूर्ववर्ती नदियां। क्या पाई जाती हैं, पूर्ववर्ती नदियां। इसके बारे में परिचर्चा कर चुके हैं। जो नदी अपने ढाल के अनुसार प्रवाहित होती है, क्या ढाल के या स्लोप के अनुसार प्रवाहित होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अनुवर्ती नदी कहते हैं। और जो नदी अपने ढाल के अनुरूप नहीं प्रवाहित होती है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। जो नदी ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती है उसको हम क्या कहते हैं, अनुवर्ती नदी। और जो नदी अपने ढाल के अनुरूप नहीं प्रवाहित होती है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती नदी। तो हिमालय में, ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, सिंधु नदी और सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखिए साथियों, इस कंसेप्ट को समझिए कि जो पूर्ववर्ती जो नदी है, पूर्ववर्ती नदी, ये जो नदियां थी, पूर्ववर्ती नदियां, ये हिमालय के निर्माण से पूर्व भी प्रवाहित होती थी। हिमालय के निर्माण से पूर्व, हिमालय के निर्माण से पूर्व में भी क्या होती थी, प्रवाहित होती थी। अतः इनको हम क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। और ये अपने ढाल के अनुरूप प्रवाहित नहीं होती हैं, अर्थात ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। तो ये क्वेश्चन एसएससी वगैरह में काफी बार पूछा गया है कि हिमालय जो ट्रांस हिमालय है उसमें कौन कौन सी पूर्ववर्ती नदियां प्रवाहित होती हैं। तो सिंधु नदी, सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। और अनुवर्ती जो नदी होती है वो अपने ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती है। क्या होती हैं अनुवर्ती नदियां, ढाल के अनुरूप। अतः ये जो पूर्ववर्ती जो नदियां हैं ये क्या है, हिमालय से पूर्व में भी बहती थी। अब जैसे ही हिमालय का निर्माण हुआ तो इन नदियों ने अधिक ऊंचाई से बहने के कारण धीरे धीरे क्या किया, हिमालय का अपर्दन किया। और अपर्दन करके फिर क्या है, ये मैदानी क्षेत्रों में आती हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब हम साथियों नेक्स्ट चीज की बात करते हैं कि ये कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो ये जो है साथियों
मुख्यतः हमारे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है। अब देखिए ये मुख्यतः क्या है, यह है मुख्यतः क्या है, मुख्य हिमालय। हमने पूर्व की क्लासेज में मुख्य हिमालय को कितने भागों में बांटा साथियों, बताइए। मुख्य हिमालय को हमने 3 पार्टों में बांटा। कौन कौन से? महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो यह मुख्यतः मुख्य हिमालय के क्या है, पार है अर्थात उसके पीछे है। अतः ये क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश है। क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश। अब क्यों है? क्योंकि मुख्य हिमालय में महान हिमालय और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो महान हिमालय की ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। कितनी है? 6000 मीटर। तो 6000 मीटर किसकी है? महान हिमालय की औसत ऊंचाई है। तो उससे पार है तो ये क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश है। तो ये वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण यहाँ क्या नहीं होती है? वर्षा नहीं होती है। क्या नहीं होती है? वर्षा नहीं होती है। अतः ये क्या है? शीत शुष्क मरुस्थल है। कैसा है साथियों? शीत शुष्क मरुस्थल है। कैसा है? मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, उष्ण शुष्क और शीत शुष्क। तो ये कैसा मरुस्थल है? शीत शुष्क मरुस्थल है। और शीत शुष्क मरुस्थल में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। कैसी वनस्पति पाई जाती है यहाँ? टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति में शैवाल एवं लाइकेन जैसी वनस्पति पाई जाती है। अब शीत शुष्क मरुस्थल होने के कारण भारत का सर्वाधिक शीत शुष्क स्थान कौन सा है? लेह। कौन सा है साथियों? लेह। इसको हम सर्वाधिक शीत शुष्क स्थान कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि यह महान हिमालय से किसके द्वारा पृथक होता है? प्रीवियस क्लासेज में हमने इसका अध्ययन कर चुके कि यह महान हिमालय से इंडस थ्रस्ट किसके द्वारा? पूर्व में क्लास 4 जो इंडस थ्रस्ट है, MCT, MBT और HFF, इन 4 थ्रस्टों का प्रीवियस जो क्लासेज हुई हैं या गत क्लासेज हुई हैं उनमें विधिवत तरीके से अध्ययन कर चुके हैं। तो महान हिमालय से किसके द्वारा? इंडस थ्रस्ट या ससर जोन या हिंज लाइन से क्या होता है? अलग होता है। क्या होता है? हिंज लाइन से अलग होता है। अब यहां तक अध्ययन कर चुके हैं। अब देखिए साथियों, इसमें मुख्यतः कौन कौन से हिमनद पाए जाते हैं, ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है। तो ट्रांस हिमालय में जो हिमनद हैं मुख्यतः कौन कौन से हैं? काफी बार प्रश्न पूछा है बड़ी बड़ी एग्जामों में। सियाचिन हिमनद और ससाइनी हिमनद, और इसके बाद में हिस्पर है, बाल्टोरा है और बियाफो है। तो ये हिमनद है बाल्टोरा, सियाचिन, ससाइनी, हिस्पार, बाल्टोरा, ये हिमनद मुख्यतः इसमें पाए जाते हैं। बियाफो और है, इसको भी ध्यान रखना, बियाफो। तो देखिए ये यहाँ से SSC या 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड सब ये एग्जामों में, RS वगैरह की एग्जामों में पूछा गया हुआ है। तो ट्रांस हिमालय में हिमनद, ट्रांस हिमालय में कौन कौन से हिमनद हैं साथियों, बताइए। ट्रांस हिमालय में सियाचिन और ससाइनी, ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा हिमनद। काफी बार प्रश्न पूछा गया है एग्जामों में। भारत का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन, ससाइनी, हिस्पार, बाल्टोरा और बियाफो हिमनद कहाँ पाए जाते हैं? ट्रांस हिमालय में पाए जाते हैं। और किस स्टेट में हैं? तो 2 यूनिटी टेरिटरी, 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में पाए जाते हैं। तो यहां तक आपका क्लियर होगा। अब देखिए ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं।
इसका हम विधिवत तौर पर अध्ययन करेंगे। तो देखिए ट्रांस जो हिमालय है, ये जो ट्रांस हिमालय है, इस ट्रांस हिमालय में देखिए ट्रांस हिमालय में मुख्यतः 3 पर्वत श्रृंखला पाई जाती हैं। तो 3 पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी हैं? देखिए पहली है काराकोरम। कौन सी है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला। काराकोरम पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रेणी, सॉरी श्रृंखला नहीं, पर्वत श्रेणी। और दूसरा है लद्दाख पर्वत श्रेणी। दूसरा कौन सा है? लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत, लद्दाख पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी। और तीसरा जो है आपके झांसकर पर्वत श्रेणी। तीसरी कौन सी है? झांसकर पर्वत श्रेणी। झांसकर पर्वत श्रेणी। देखिए लद्दाख पर्वत श्रेणी को आगे जाकर के किसके नाम से जाना जाता है? कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। कहाँ जाना जाता है? तिब्बत में, कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से। और देखिए कैलाश पर्वत जो श्रेणी है, इसके जस्ट नीचे क्या है? मानसरोवर झील है। क्या है? मानसरोवर झील। क्या है? मानसरोवर झील। ये क्लियर है साथियों? कैलाश पर्वत, देखिए लद्दाख पर्वत श्रेणी को तिब्बत में किसके नाम से जाना जाता है? कैलाश पर्वत श्रेणी को नाम से जाना जाता है तिब्बत में। अब देखिए ट्रांस हिमालय की पर्वत जो श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए पहली जो पर्वत श्रेणी है वो है काराकोरम। कौन सी है? काराकोरम। और दूसरी है लद्दाख पर्वत श्रेणी। और लद्दाख पर्वत श्रेणी को तिब्बत में किसके नाम से जाना जाता है? कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और यही भगवान शिव का विश्व प्रसिद्ध स्थान कैलाश पर्वत यहीं स्थित है, जिस पर आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं चढ़ पाया है। माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848 मीटर है, लेकिन पर्वतारोही उस पर चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं चढ़ पाया है। और इसके जस्ट नीचे ही क्या है? मानसरोवर झील है, जो हमारे हिंदू धर्म में जो सांगला है, सांगला घाटी जो है, वो सांगला घाटी कैलाश पर्वत जो है और मानसरोवर झील के पास ये है, जहां आज भी भारत के ऋषि मुनि या तपस्वी तपस्या में लीन रहते हैं, उनके पास यह लौकिक या परलौकिक दिव्य शक्तियां रहती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि लद्दाख जो पर्वत श्रेणी है आगे जाकर के कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जानी जाती है। किसमें? तिब्बत में जानी जाती है। और मानसरोवर झील से ही किसका उद्गम होता है? मानसरोवर झील से ही सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सिंधु नदी लद्दाख एवं झांसकर पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है। तो ये कौन सी नदी है साथियों? सिंधु नदी। ये काफी बार प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर के प्रवाहित होती है? तो लद्दाख पर्वत श्रेणी और झांसकर पर्वत श्रेणी के मध्य से होकर के सिंधु नदी प्रवाहित होती है। और यह सिंधु नदी बुंची नामक स्थान पर, बुंची नामक स्थान पर क्या बनाती है? विश्व का सबसे गहरा गार्ज। बुंची नामक स्थान पर विश्व का सबसे गहरा गार्ज, विश्व का सबसे गहरा गार्ज, सबसे गहरा गार्ज। और यह गार्ज कितना है? 5200 मीटर गहरा है। कितना है? 5200 मीटर गहरा गार्ज है। कितना है? 5200 मीटर गहरा गार्ज है। सिंधु नदी बुंची नामक स्थान पर नंगा पर्वत के आसपास, कहाँ है? नंगा पर्वत के आसपास क्या बनाती है? विश्व का सबसे गहरा गार्ज बनाती है। अब देखिए साथियों, काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी पश्चिम में जाकर के किस में मिल जाती है? पामीर की गांठ में मिल जाती है। किस में मिलती है?
पामीर की गांठ में मिलती है। किस में मिलती है? पामीर की गांठ में। और इस पामीर की गांठ को हम क्या कहते हैं? विश्व की छत कहते हैं, क्योंकि सीईटी में मुख्यतः पर्वत पठार के बारे में पूछा है। तो विश्व की छत कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पामीर की गांठ को विश्व की छत कहा जाता है, क्योंकि पामीर की गांठ से ही तिएन शांग और कुनलुन पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी, कुनलुन पर्वत श्रेणी, तिएन शांग पर्वत श्रेणी क्या निकलती हैं? मुख्य रूप से निकलती हैं। तो पामीर की गांठ में जाकर के काराकोरम पर्वत श्रेणी मिल जाती है। अब काराकोरम पर्वत श्रेणी पूर्व में कैलाश पर्वत श्रेणी में जाकर के ही मिल जाती है। अब साथियों यहां ध्यान रखना है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी के मध्य में क्या है? लद्दाख का पठार स्थित है। क्या है? लद्दाख का पठार। और इस लद्दाख के पठार को हम क्या कहेंगे? अंतर पर्वतीय पठार। क्या कहेंगे? अंतर पर्वतीय पठार कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतर पर्वतीय पठार। अब आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि काराकोरम जो पर्वत श्रेणी आगे जाती है और कैलाश पर्वत श्रेणी, क्योंकि लद्दाख पर्वत श्रेणी को पूर्व भाग में कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, तो यहां कौन सा स्थित है? तिब्बत का पठार। कौन सा स्थित है? तिब्बत का पठार। कौन सा स्थित है? तिब्बत का पठार। यह तिब्बत का पठार भी क्या है? अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। और यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार भी कहा जाता है। ये तथ्य आपको फैक्चुअल चीजें ध्यान रखनी है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी के मध्य में कौन सा स्थित है? लद्दाख का पठार स्थित है। इसे हम क्या कहते हैं? अंतर पर्वतीय पठार। और लद्दाख पर्वत श्रेणी जो है आगे जाकर के कौन सी कहलाती है? कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से। और काराकोरम पर्वत श्रेणी जब आगे जाती है तो कैलाश पर्वत श्रेणी में मिल जाती है, और यही तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार भी लद्दाख के पठार की तरह अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अब देखिए साथियों, काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है इसको कृष्णगिरि भी कहा जाता है। हमारे जो वेद और पुराण हैं उनमें काराकोरम पर्वत श्रेणी को कृष्णगिरि भी कहा जाता है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी में पाक अधिकृत कश्मीर में केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉडविन ऑस्टिन। कहाँ है? पाक अधिकृत कश्मीर में। कहाँ स्थित है? पाक अधिकृत कश्मीर। और पाक अधिकृत कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू, गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। कितनी है? 8611 मीटर। ये बात आपको यहां ध्यान रखनी है। और लद्दाख पर्वत श्रेणी के अंदर कौन सी चोटी पाई जाती है? तो देखिए, लद्दाख पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कौन सी चोटी है? राकापोशी। कौन सी है? राकापोशी चोटी। ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है। तो राकापोशी चोटी किस श्रेणी में है? पर्वत श्रेणी में है, लद्दाख पर्वत श्रेणी में। लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राकापोशी चोटी है, पीक है। और ये राकापोशी जो पीक है ये 7788 मीटर है। कितनी है? 7788 मीटर है। यह विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली, यह विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली क्या है? तीव्र ढाल वाली चोटी है, क्योंकि स्टीप स्लोप मिलता है। क्या मिलता है? तीव्र ढाल, स्टीप स्लोप। तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? लद्दाख पर्वत श्रेणी में राकापोशी चोटी है। अब देखिए, झांसकर जो पर्वत श्रेणी है, ये झांसकर पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कामेत। ये आपको ध्यान रखना है। तो झांसकर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कामेत चोटी है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी की क्या है? केटू, गॉडविन ऑस्टिन।
अब देखिए काराकोरम पर्वत श्रेणी पश्चिम में जाकर के पामीर की गांठ से मिल जाती है, और पामीर की गांठ से कौन सी पर्वत श्रृंखला, हिंदू कुश, कौन सी है, हिंदू कुश। ये हिंदू कुश कहाँ है, अफगानिस्तान में, और ये सुलेमान और किरथर कहाँ है, सुलेमान और किरथर। तो देखिए हमने पूर्व की क्लासेज में अक्ष संघीय मोड़ के बारे में अध्ययन किया। किसके बारे में अध्ययन किया, अक्ष संघीय मोड़, अक्ष संघीय मोड़ कि हिमालय में अक्ष संघीय मोड़ पाए जाते हैं। तो देखिए इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का जैसे ही भू संचलन उत्तर पूरब की ओर हुआ तो हिमालय में 4 समानांतर गति हुई, और 4 समानांतर गतियों के कारण ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। और इन 4 जो समानांतर पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ तो उससे क्या है कि जैसे ही तीव्र भू संचलन हुआ तो उससे क्या है 2 अक्ष संघीय मोड़ पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 2, एक तो पश्चिमी भाग में और एक पूर्व भाग में। तो इस अक्ष संघीय मोड़ का उदाहरण क्या है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी पामीर की गांठ में मिलती है, और पामीर की गांठ से हिंदूकुश पर्वत श्रेणी, और हिंदूकुश पर्वत श्रेणी से सुलेमान पर्वत श्रेणी और किरथर पर्वत श्रेणी, और ये जाकर के फिर क्या है लास्ट में कहाँ तक चले जाते हैं, अरब सागर तक चले जाते हैं। इसी तरीके से पूर्वी भाग का जो अक्ष संघीय जो मोड़ है वो कहाँ है, डफला की पहाड़ियाँ, अभोर की पहाड़ियाँ, मिसमी की पहाड़ियाँ होते हुए पटकोई बूम की पहाड़ियाँ, नागा की पहाड़ियाँ, पूर्वी मणिपुर की पहाड़ियाँ, मिजो की पहाड़ियाँ होते हुए म्यांमार में अराकान, योमार, पेगु योमा होते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक चले जाते हैं। तो हिमालय में क्या पाए जाते हैं, काफी बार प्रश्न पूछा गया है, 2 अक्ष संघीय मोड़ पाए जाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर होगा साथियों। ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी की 3 क्या है पर्वत श्रेणी है, ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी की कितनी है, 3 पर्वत श्रेणी। कौन कौन सी, एक तो काराकोरम पर्वत श्रेणी, दूसरी लद्दाख पर्वत श्रेणी और तीसरा झांस्कर पर्वत श्रेणी। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी को किसके नाम से जाना जाता है, कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन सी है, K2 8611 मीटर गॉडविन ऑस्ट्रेलियन, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पाक अधिकृत कश्मीर में भारत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। पाक अधिकृत कश्मीर में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पाक अधिकृत कश्मीर में भारत की सबसे ऊंची चोटी। और इनके मध्य में क्या पाए जाते हैं, 2 पठार पाए जाते हैं। एक तो लद्दाख का पठार जो कि हमारे दोनों केंद्र शासित प्रदेश में है, और तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है, नाम से जस्टिफाई है, तिब्बत में स्थित है। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। और लद्दाख का पठार और तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। अब यहां तक क्लियर होगा। लद्दाख पर्वत श्रेणी में क्या पाई जाती है, राकापोशी चोटी पाई जाती है। यह विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। यहां तक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट परिचर्चा करते हैं। देखिए काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। और दूसरी हमारी कौन सी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी। क्या है, लद्दाख पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी। और दूसरा है, तीसरी है झांस्कर पर्वत श्रेणी, झांस्कर पर्वत श्रेणी, झांस्कर पर्वत श्रेणी। देखिए लद्दाख पर्वत श्रेणी और झांस्कर, ये यहाँ लद्दाख पर्वत श्रेणी के नीचे कौन सी है, मानसरोवर झील है। कौन सी है, मानसरोवर झील।
और मानसरोवर झील से क्या निकलती है? सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। अब देखिए, काराकोरम पर्वत श्रेणी में दो दर्रे पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं साथियों? एक तो काराकोरम दर्रा। कौन सा पाया जाता है? काराकोरम दर्रा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरा पाया जाता है अलग दर्रा। कौन सा पाया जाता है? अलग काराकोरम दर्रा और अलग दर्रा। कितने दर्रे पाए जाते हैं काराकोरम में? एक तो काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, और दूसरा है अलग दर्रा। कौन सा है? अलग दर्रा। तो दूसरा कौन सा है? अलग दर्रा। देखिए, दोनों दर्रे जो हैं वो लेह टू लद्दाख जाते हैं। क्या जाते हैं? लेह को लद्दाख से जोड़ते हैं। लेह को कहां से जोड़ते हैं? लद्दाख से जोड़ते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। काराकोरम दर्रा और अलग दर्रा किस में पाया जाता है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में। और ये कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में क्या स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी स्थित है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी में कौन से दर्रे पाए जाते हैं? काराकोरम दर्रा और अलग दर्रा, जो कि लेह को लद्दाख से जोड़ता है। ये क्या है? सामरिक महत्व के दर्रे हैं। कैसे हैं साथियों? काफी बार यूपीएससी में पूछा गया है। सामरिक महत्व के दर्रे हैं। तो दर्रा किसे कहते हैं? दर्रा को स्थानीय भाषा में जम्मू एंड कश्मीर या पर्वतीय क्षेत्रों में किसके नाम से भी जाना जाता है? ला के नाम से जाना जाता है। स्थानीय भाषा में किसके नाम से जाना जाता है? ता के। दो पर्वत श्रेणियों के मध्य अनुप्रस्थ रूप से तंग रास्ता क्या कहलाता है? रास्ता क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। तो देखिए, काराकोरम दर्रा और अलग दर्रा कैसे हैं? सामरिक महत्व के, लेह को लद्दाख से जोड़ते हैं। और काराकोरम जो दर्रा है, इसी को ही प्राचीन काल में किसके नाम से जाना जाता था? सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। ये बात आपको एनसीईआरटी में लिखी हुई है या उल्लेख किया गया है कि काराकोरम दर्रा को सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। तो काराकोरम दर्रा से यारकंद और तारम बेसिन के लिए भी रास्ता जाता है। वैसे आपको सामान्यतः काराकोरम दर्रा और अलग दर्रा लेह को लद्दाख से जोड़ता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन काराकोरम दर्रा यारकंद एवं तारम बेसिन के लिए भी रास्ता जाता है। तो यहां तक क्लियर है। इसमें दो दर्रे पाए जाते हैं, काराकोरम दर्रा और अलग दर्रा। अब देखिए साथियों, इसमें नुब्रा घाटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नुब्रा घाटी। कैसी घाटी पाई जाती है? नुब्रा घाटी, सॉरी नुब्रा घाटी। क्या पाई जाती है? नुब्रा घाटी। कौन सी पाई जाती है? नुब्रा घाटी। ये क्वेश्चन आपसे पिछली बार यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। तो नुब्रा घाटी कहां पाई जाती है? नुब्रा जो घाटी है वो नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी, ये आपको यूपीएससी में पिछली बार प्रश्न यहां से पूछा गया। तो नुब्रा घाटी कहां पाई जाती है? काराकोरम दर्रे में नुब्रा घाटी पाई जाती है। काराकोरम दर्रे में क्या पाई जाती है? नुब्रा घाटी पाई जाती है। और इस नुब्रा घाटी से कौन प्रवाहित होता है? नुब्रा नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है? नुब्रा नदी प्रवाहित होती है। और नुब्रा नदी में क्या पाया जाता है? डुमरा, स्थानीय भाषा में डुमरा फूलों की घाटी पाई जाती है। डुमरा फूलों की घाटी क्या पाई जाती है? डुमरा फूलों की घाटी। डुमरा फूलों की घाटी पाई जाती है, जिसमें फूल अत्यधिक मात्रा में आते हैं। क्या आते हैं? फूल अत्यधिक मात्रा में आते हैं। ये प्रश्न
पूछा गया था यूपीएससी में कि काराकोरम पर्वत श्रेणी में कौन सी घाटी पाई जाती है? नुब्रा घाटी। और नुब्रा घाटी में प्रवाहित कौन सी नदी होती है? नुब्रा घाटी में प्रवाहित होती है नुब्रा नदी प्रवाहित होती है। और नुब्रा नदी में ही डुमरा फूलों की घाटी, इसका क्या है? स्थानीय नाम है। क्या है? स्थानीय नाम है, जिसमें क्या आते हैं? फूल अत्यधिक मात्रा में आते हैं। क्या आते हैं? फूल अत्यधिक मात्रा में आते हैं। यहीं 2 कूबड़ वाले ऊंट मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 2 कूबड़ वाले ऊंट। ये चीज यूपीएससी में पूछा गया था कि नुब्रा जो घाटी है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी में है और नुब्रा घाटी में नुब्रा नदी प्रवाहित होती है और नुब्रा घाटी को स्थानीय भाषा में डुमरा फूलों की घाटी कहा जाता है, जिसमें 2 कूबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। तो ये चीज आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अब देखिए, यहां एक सुरु घाटी पाई जाती है। सुरु घाटी का महत्व है साथियों, सामरिक महत्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरु घाटी का सामरिक महत्व बहुत है, क्योंकि सुरु घाटी में क्या बसा हुआ है? कारगिल कस्बा। क्या बसा हुआ है? कारगिल कस्बा। कौन सा कस्बा बसा हुआ है? कारगिल कस्बा। कौन सा? कारगिल कस्बा। अब एक चीज और है, इसी में ही मूर्खा घाटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मूर्खा घाटी। और मूर्खा जो घाटी है, इस मूर्खा घाटी में ये क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा गया है। मूर्खा घाटी में भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताइए। सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान हेमस भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान हेमस वर्ल्ड राष्ट्रीय उद्यान। हेमस वर्ल्ड राष्ट्रीय उद्यान। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है, इस काराकोरम पर्वत श्रेणी में क्या क्या पाए जाते हैं? एक तो सुरु घाटी पाई जाती है। सुरु घाटी में कौन बसा हुआ है? कारगिल कस्बा बसा हुआ है। और एक मूर्खा घाटी में भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमस राष्ट्रीय उद्यान। ये सर्वाधिक ऊंचाई पर भारत का राष्ट्रीय उद्यान है। ये बात आपको असाइनमेंट तौर पर ध्यान रखनी है, काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं। और नुब्रा घाटी में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? नुब्रा नदी प्रवाहित होती है, जिसे डुमरा फूलों की घाटी के नाम से, स्थानीय नाम से जाना जाता है। पिछली बार यूपीएससी में यहां से प्रश्न था। अब हम लद्दाख पर्वत श्रेणी की बात करें तो लद्दाख पर्वत श्रेणी में, लद्दाख जो पर्वत श्रेणी है, इस लद्दाख पर्वत श्रेणी में कौन कौन से दर्रा पाए जाते हैं? एक तो चांगला दर्रा। कौन कौन से? चांगला दर्रा। और दूसरा है खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा। 2 दर्रे पाए जाते हैं, एक तो चांगला दर्रा और एक खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा, सॉरी, ओहो, चांगला दर्रा और खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा। देखिए दोबारा से आइए, लद्दाख पर्वत श्रेणी में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? चांगला दर्रा और खारदुंग दगला। चांगला दर्रा और खारदुंगला दर्रा। तो देखिए खारदुंगला जो दर्रा है, यह है सर्वाधिक ऊंचाई पर, यह है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, क्या है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मोटरयान युक्त, या मोटर बैल कह सकते हैं, मोटर बैल युक्त क्या है? दर्रा है। अब दोबारा से समझिए, जो खारदुंगला जो दर्रा है, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मोटर बैल युक्त दर्रा है। अर्थात यहाँ सामरिक महत्व के या व्यापारिक महत्व के क्या है? यातायात के साधन आ और जा सकते हैं।
इसलिए खार दुंगला दर्रा ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मोटरवेल युक्त दर्रा है। और दूसरा मोटरवेल युक्त दर्रा कौन सा है? चांगला दर्रा। मोटरवेल युक्त दर्रा कैसा है? मोटरवेल युक्त दर्रा कौन सा है? दूसरा मोटरवेल युक्त दर्रा कौन सा है? चांगला दर्रा है। अब यहां तक क्लियर हो गया होगा कि दूसरा जो मोटरवेल युक्त दर्रा कौन सा है वो है चांगला दर्रा, और पहला कौन सा है? खार दुंगला दर्रा। यहां तक क्लियर है। अब साथियों आगे बात करते हैं। देखिए झांसकर पर्वत श्रेणी में कौन सा दर्रा पाया जाता है? झांसकर पर्वत श्रेणी में फोटूला दर्रा कौन सा पाया जाता है? ये आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो फोटूला दर्रा कहाँ स्थित है? फोटूला दर्रा जो स्थित है वो झांसकर पर्वत श्रेणी में है। डन? एक मिनट, क्या हुआ? झांसकर पर्वत श्रेणी में क्या स्थित है? फोटूला दर्रा स्थित है, जिसमें श्रीनगर टू लेह के लिए क्या जाता है? रास्ता जाता है। यहां तक क्लियर है। और झांसकर पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? कामेत है। इसके बारे में हम चर्चा पूर्व में कर चुके हैं। अब देखिए ट्रांस हिमालय का निर्माण इयोसीन युग में हुआ, और कौन कौन से फॉल्ट के द्वारा या किस किस थ्रस्ट के द्वारा, कौन से थ्रस्ट के द्वारा? ये अलग है। हिंजलैंड सचर जोन जिसको कहते हैं, या इंडिया थ्रस्ट कहते हैं, उसके द्वारा पृथक है। इयोसीन युग में निर्माण हुआ है। अवसादी चट्टान ऊपरी भाग में पाई जाती हैं। अंदर क्रोड़ में कौन सी हैं? आग्नेय एवं कायांतर चट्टान है। औसत ऊंचाई 5000 मीटर है। अंतर पर्वतीय पठार पाए जाते हैं दो, लद्दाख का पठार और तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार कहाँ है स्थित है? तिब्बत में। और लद्दाख का पठार कहाँ है? हमारे यूनियन टेरिटरी दोनों में। ये बातों का अध्ययन कर लिया। कौन कौन सी पर्वत श्रेणी पाई जाती हैं? काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और झांसकर पर्वत श्रेणी। और लद्दाख पर्वत श्रेणी को किसके नाम से जाना जाता है? कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और इन पर्वत श्रेणियों में कौन कौन से दर्रे हैं और कौन कौन से हिमनद हैं, इसके बारे में भी परिचर्चा कर चुके हैं। ससाइनी सियाचिन हिमनद जो भारत का सबसे बड़ा हिमनद है, और सियाचिन हिमनद से ही नुब्रा नदी निकलती है, और नुब्रा नदी में ही क्या है? नुब्रा घाटी है। तो कौन कौन से हिमनद हुए? सियाचिन हिमनद, ससाइनी, स्पर, बाल्टोरा और बियाफो, ये हिमनद पाए जाते हैं। कौन कौन सी नदियाँ पाई जाती हैं? पूर्ववर्ती नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिंधु है, सतलुज है, ब्रह्मपुत्र, ये प्रमुख पूर्ववर्ती नदियाँ पाई जाती हैं। अब देखिए साथियों, जो ट्रांस जो हिमालय है, ट्रांस हिमालय में हिमानी के द्वारा निर्मित क्या पाए जाते हैं? हिमानी के द्वारा निर्मित क्या पाए जाते हैं? मैदान पाए जाते हैं, निर्मित मैदान। अब आपके CET 10+2 में यहां से प्रश्न पूछता है कि उसने दे रखा है पर्वत, पठार, मैदान और झील और द्वीप। तो देखिए ट्रांस हिमालय में हिमानी के द्वारा निर्मित मैदान जो हैं वो हैं क्या हैं? सोडा का मैदान है। एक कौन सा है? देवसांका मैदान। कौन सा है? ये प्रश्न काफी बार पूछे गए हैं। देवसांका मैदान और लंगी टांग का मैदान। तो ये क्या है? मुख्य रूप से हिमानी द्वारा निर्मित क्या है? मैदान है। ये कैसे मैदान है? लवणीय मैदान है। कैसे हैं? लवणीय मैदान। कैसे हैं? लवणीय मैदान। और किसके द्वारा है? हिमानी के द्वारा निर्मित हैं। और इसमें कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं? लवणीय झीलें, क्योंकि CET 10+2 में झीलें दे रखा है, तो लवणीय झीलें कौन कौन सी पाई जाती हैं ट्रांस हिमालय में? मुख्यतः पांग, गौंग, शौ और सोमुरिरी मुख्य झीलें पाई जाती हैं। मुख्य रूप से झीलें हैं दो,
ये कैसी हैं? लवणीय झीलें हैं। कैसी हैं? पांगोंग सो और सोमुरिरी क्या पाई जाती हैं? मुख्य रूप से झील पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? मुख्य रूप से झील पाई जाती हैं। तो मुख्य रूप से क्या पाई जाती हैं? झील। मुख्य रूप से झील, रूप से झील। यहां तक क्लियर है? देखिए ट्रांस हिमालय में हिमानी के द्वारा निर्मित मैदान कौन से हैं? लवणीय मैदान, सोडा का मैदान, देवसांग का मैदान और लंगी टांग का मैदान। और दो कौन सी झीलें हैं? लवणीय झीलें, पांगोंग सो और सोमुरिरी झीलें पाई जाती हैं। और लवणीय ही मैदान 3 मैदान हैं, सोडा का मैदान, देवसांग का मैदान और लंगी टांग का मैदान। जैसे ही हिमानी पर्वतीय क्षेत्र में अधिक ऊंचाई से जैसे ही नीचे आती है तो अपने साथ क्या लाती है? अवसाद लाती है। और उस अवसाद को हम क्या कहते हैं साथियों? हिमोड़। तो हिमोड़ कृत क्या है? ये मैदान। कभी कभी टर्म्स का बड़ा ही खेल है। मैंने पूर्व क्लासेज में या प्रीवियस क्लासेज में आपको बताया कि हिमोड़ कृत मैदान ट्रांस हिमालय में पाए जाते हैं, जिन्हें हम सोडा का मैदान, देवसांग का मैदान और लंगी टांग का मैदान। अब साथियों आपका ट्रांस हिमालय कंप्लीट हो चुका है और कल परिचर्चा हम हेडिंग लगाइए महान हिमालय की करेंगे। किसकी करेंगे? महान हिमालय के बारे में परिचर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।